हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम स्टडीज़ ऑनलाइन में। अब तक हम अपने पिछले लेक्चरों में 3 सेट 2019 के 12th क्लास के अनसोल्ड के पूरे कर चुके हैं। आज से हमारा सेट नंबर 4 शुरू होगा। सेट का नाम होगा 346 FG। अब तक हमने जो सेट देखे थे, हमारी सीरीज़ चल रही है एफ़ सीरीज़ में हमने 3 सेट कवर कर लिए थे। पिछला सेट था हमारा FF। ठीक है, तो आज से हमारा सेट नंबर 4 शुरू होगा। हम 2019 के 12th क्लास के भौतिक विज्ञान की क्या कर रहे हैं, अनसोल्ड। तो देखिए, इसमें जो समय होगा आपका पेपर में, आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का। और जो आपके नंबर होंगे वे मिलेंगे आपको 70 में से, यानी पूर्णांक कितने होंगे, 70। इसके बाद नोट लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट में आपको शुरू के अच्छे से जो भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जैसे ही आप सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उसमें यह नहीं कि आप शुरू से ही जो आप पे नहीं आता क्वेश्चन वही करना शुरू कर दे। जो आप पे आता है वहीं से करना शुरू करें। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 हो, चाहे 6ठा हो, चाहे 7वां हो। तो देखिए निर्देश में क्या लिखा है। पहला निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको ज़रूर करने हैं। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड यानी 5 खंड दिए गए हैं। पहला खंड है ए, दूसरा ब, तीसरा से, चौथा द और 5वां है ये, यानी 5 खंड टोटल मिलेंगे। तीसरे निर्देश में लिखा है, खंड ए बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के है। यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न आपको मिलेंगे हर एक कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। चौथा है, खंड ब अति लघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के। यानी जो दूसरा आपका खंड होगा ब, उसमें भी आपको कितने कितने नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, केवल 1 नंबर के। 5वां निर्देश है, खंड से लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार के है और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने का होगा, 2 नंबर का होगा। 6ठा निर्देश है, खंड द लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के क्वेश्चन है और जो प्रत्येक क्वेश्चन मिलेगा आपको कितने का मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद जो खंड है वो है ये। ठीक है, निर्देश नंबर 7, खंड ये विस्तृत प्रश्न, यानी इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न के बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे वे होंगे विस्तृत, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बोल सकते हैं। और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो होगा 5 नंबर का। और इस खंड में चारों प्रश्न में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया, यानी आपको 2-2 क्वेश्चन दिए गए। मान लीजिए जैसे 6ठा क्वेश्चन है तो 6ठा क्वेश्चन आपको दिया गया, उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप 6ठा क्वेश्चन कीजिए या उसी के नीचे अथवा करके एक क्वेश्चन दिया होगा, या तो वो क्वेश्चन कीजिए। इसी प्रकार 7वां होगा क्वेश्चन आपका, इसी प्रकार 8वां होगा और इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये जो सेट है पूरा 3 लेक्चर में कवर करवाते हैं। शुरू के 3 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो हमारे क्वेश्चन हैं 3-3 नंबर के वे सारे क्वेश्चन कराते हैं। यानी शुरू में जो हम क्वेश्चन करते हैं भाई 1 नंबर के 2 नंबर के करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम 3 नंबर के क्वेश्चन करते हैं दूसरे लेक्चर में, और तीसरे लेक्चर में हम 5 नंबर के पूरे कवर कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक साथ यदि आप 3 घंटा वीडियो देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। यदि किसी को 1 घंटा ना देख करके पूरा 3 घंटा वीडियो देखना है तो उसके लिए भी हमने पूरा लेक्चर एक साथ जॉइंट करके डाल दिए हैं। ठीक है, वे भी आप देख सकते हैं। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आपको माइंड को क्या होगा, रिलैक्स भी मिलेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम 3 पार्ट में ये पूरा एक अनसोल्ड आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखते रहिए, और जो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आता है बीच में भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ये 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन, इनमें सब में छूट मिलेगी। ठीक है, यानी आपको 2-2 दिए गए होंगे और उनमें से कोई भी एक जो आप पे आता है वही करना है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको दिए चयन में से केवल 1 प्रश्न ही करना है। ठीक है, यदि मान लिया 6ठा क्वेश्चन है और उसके नीचे अथवा करके लिखा तो दोनों नहीं करने, दोनों में से केवल 1 ही करना है। ठीक है, उसके बाद देखते चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना अनसोल्ड 4था सेट। तो आपका खंड है ए और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका है के। इसमें लिखा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। आपको ऑप्शन दिए है, पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो विद्युत फ्लक्स होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो विद्युत फ्लक्स हुआ आपका और एक चुंबकीय फ्लक्स हुआ। तो यहाँ पर पूछा है केवल विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स किससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई ई से। ठीक है, और जो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, यानी यदि आपको फाई ई का मात्रक चाहिए तो आपको इसका ई का मात्रक पता होना चाहिए और डी ए का मात्रक पता होना चाहिए। तो ये ई क्या होता है, ई होता है आपका
विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इंटू डी ए क्या है, ये है एरिया, तो एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर और अपॉन क्या है कूलाम, तो न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक होता है कार्य का, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और जो विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, तो यानी जो न्यूटन मीटर है ये किसका मात्रक हो गया कार्य का, तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं जूल और इंटू क्या है मीटर और अपॉन कूलाम, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका जूल प्रति कूलाम, ये किसका मात्रक होता है वोल्ट, यानी विभव का मात्रक होता है। ये क्या बन जाएगा जूल प्रति कूलाम क्या बन जाएगा वोल्ट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा विभव का जो फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, ठीक है, यानी W का मात्रक क्या होगा जूल और Q यानी आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम, तो यानी जो वोल्ट है वोल्ट का मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी जो आपका विभव है विभव का मात्रक हम क्या लिख सकते हैं भाई वोल्ट, तो यानी हम इस जूल प्रति कूलाम की जगह क्या लिख देंगे वोल्ट और इंटू मीटर, तो यानी सही मात्रक जो आपका वोल्ट के पदों में होगा विद्युत फ्लक्स का वो क्या होगा वोल्ट मीटर। तो चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसमें देखिए वोल्ट मीटर कहाँ लिखा है, वोल्ट मीटर आपको लिखा है तीसरा, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका तीसरा ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो देखिए जो विशिष्ट चालकता होती है इसे कि हम किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो विशिष्ट चालकता होती है ये होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर। अब इन्होंने कहा है विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल है यानी इनके आपस में गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर दिया आपने तो इधर क्या बचेगा एक, यानी ये जितने भी यहाँ पे वैल्यू लिखी है टेम्परेचर पदार्थ पर और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, तो ये देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है वो केवल किसके बराबर आया एक के बराबर। यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रकार की राशि नहीं है, ना तो इधर टेम्परेचर है ना तो इधर पदार्थ का पता है कौन सा है और ना ही इधर पता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो यानी ये जो है आपका सिग्मा इंटू रो, सिग्मा क्या होता है विशिष्ट चालकता, रो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, तो इन दोनों को गुणनफल किसके बराबर है एक के बराबर, यानी इन तीन जो राशि लिखी है इनमें से ये किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, इसमें लिखा है समय जिसकी बीमा क्या होती है टी की बीमा नहीं है, यानी ये आपको इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको इनकी बीमाएँ निकालनी है और देखना है कि इनमें से किसकी बीमा टी की बीमा के बराबर नहीं है, यानी समय की बीमा के बराबर नहीं है, यानी L अपॉन R की बीमा निकाल करके देखनी है, RC की बीमा निकाल के देखनी है, अंडर रूट LC की बीमा निकालनी है और R अपॉन C की बीमा निकालनी है, ठीक है। जिसकी बीमा भी T नहीं आती है वही इसका क्या होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए, देखिए सबसे पहले C क्या होता है हमारा संधारित्र की धारिता, तो इसकी बीमा क्या होती है M-1L-2T4A2, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है विद्युत प्रतिरोध, इसकी जो बीमा होती है इसकी बीमा होती है ML2T-3A-2, ठीक है। L क्या होता है, ये होता है प्रेरक का प्रतिरोध यानी प्रेरक भी बोलते हैं इसे, तो इसकी बीमा क्या होती है ML2T-2A-2, ठीक है। अब हमें इन तीनों की बीमा पता चल गई क्या होती है, तो हम यहाँ पे पहले इसके लिए देखते हैं पहले ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा था L अपॉन R, तो L की बीमा क्या होती है ML2T-2A-2, ठीक है। और जो आपका R है इसकी बीमा क्या होती है ML2T-3A-2, तो देखिए ML2 से ML2 A2 से A2, ठीक है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी बीमा कैसे हो जाएगी T3 और इंटू में क्या है इसकी T की बीमा -2, ठीक है। तो कितनी बचेगी पावर ऊपर, वैसे तो पावर नहीं बोलते हैं ना, ठीक है, ये बोलते हैं बीमाएँ, तो T की बीमा कितनी बचेगी एक, तो यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा T, और ये किसकी बीमा के बराबर है समय की बीमा के बराबर, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं RC, R की बीमा क्या होती है ML2T-3A-2, C की बीमा होती है M-1L-2T4A2, ठीक है। यदि आप देखेंगे इधर से, ठीक है, ये M प्लस T है इसकी पावर, इसकी माइनस की कैंसिल, ठीक है, L प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है, A प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे कितना है T4, यहाँ पे कितना है T3, वो भी कैसा माइनस का,
तो केवल कितना बचेगा टी प्लस का। तो ये भी किसकी बीमा के बराबर है, समय की बीमा के बराबर है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कहा है समय की बीमा नहीं है, यानी हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसकी बीमा समय की बीमा के बराबर ना हो। तो यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, √LC की बीमा। √LC की बीमा में क्या लिखेंगे, एल का बीमा क्या होता है ML2 T-2 A-2, ठीक है। सी की बीमा होती है M-1 L2 T4 और A2, ठीक है। यदि इसे आप हल करेंगे तो अंदर आपका देखिए क्या बचेगा, M ± बीमा, ठीक है, L ± बीमा, A ± बीमा। तो यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है T की बीमा 4। तो यानी कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर T2। अंडर रूट से यदि आप बाहर निकालेंगे तो केवल क्या निकलेगा T, यानी इसकी बीमा समय की बीमा के बराबर आई, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बचा आपका चौथा, यानी यही सही होगा, बस यही तो बचा ना। यदि आप इसकी बीमा में नहीं निकालते और इस पर चौथे ऑप्शन पे राइट कर देते हो तो आंसर सही होगा। फिर भी आप निकाल करके देख सकते हैं। देखिए R/C की बीमा, तो R का बीमा क्या होता है ML2 T-3 A-2। C की बीमा होती है M-1 L2 T4 A2। यदि आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी प्लस, M और M कितना हो जाएगा M2, ठीक है। यदि इसे आप ऊपर ले जाते हैं L2 को, इसकी बीमा भी प्लस हो जाएगी, तो यानी कितना हो जाएगा L2 और L2 L4, ठीक है। ऊपर कैसा था हमारा T था, हमारा ऊपर कैसा था भाई माइनस का था T कैसा था माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, ये 4 भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो -3 और -4 कितना होगा -7। A2 कैसा था हमारा -2, ठीक है, इसे ऊपर ले जाएंगे, ये भी -2, 2 और 2 कितना हो जाएगा -4। तो यानी ये जो बीमा आई है आपकी R/C की, ये T की बीमा के बराबर नहीं है, इसीलिए सही ऑप्शन क्या होगा R/C, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था कि समय यानी T की बीमा नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, आंसर है इसका R/C। इसके बाद क्वेश्चन गया है, इसमें लिखा है चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अविलंब प्रकाश किरण आपतित होती है, यानी प्रिज्म पर इस तरीके से अविलंबित प्रकाश किरणें जाकर के गिरी हैं। तो इसमें कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा, यानी कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज है, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इस त्रिभुज में ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला कितना है 45, तो ये वाला भी कितना होगा 180 माइनस क्या कर देंगे, इन दोनों एंगलों को घटा देंगे 180 में से, तो ये अंदर वाला भी कितना बचेगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो यानी जो प्रकाश किरण इस वाले पृष्ठ पर जो गिर रही है वो कितने के एंगल पे गिर रही है 45 डिग्री के एंगल पे गिर रही है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे यदि ये प्रकाश किरण 45 डिग्री के एंगल पे गिरती है तो आप बताइए यहाँ से ये जो कोण है अभिलंब के साथ अंदर वाला ये कितने डिग्री का होगा भाई। ये वाला कोण तो आपका 45 का है और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा 90 डिग्री का। तो ये तो ऊपर का हो गया 45 का, तो ये अंदर का यहाँ का भी कितना बचेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी ये 45 डिग्री। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है यदि प्रकाश किरण आपकी इस तरीके से जाके टकरा के वापस उसी मीडियम में जा रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उसके लिए जो आपका आपतन कोण होता है वो कितना होता है 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो कुछ भी आपका आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। यदि क्रांतिक कोण से ज़्यादा का कोण नहीं बनता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। आप क्रांतिक कोण से बाद में एक आपको परिभाषा पढ़ाई होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में साफ साफ कहा जाता है यदि आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है। यानी आपका यहाँ पर एंगल कितना था 45, तो यानी यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो कितना होना चाहिए 45 से अधिक, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा 45 से अधिक। इसके बाद अगला लिखा है इसमें लिखा है प्रकाश किरण की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति कैसे सिद्ध होती है आपने पढ़ा होगा। इसका सही ऑप्शन क्या है ध्रुवण के थ्रू, ठीक है। ध्रुवण के थ्रू कौन सी प्रकृति का पता चलता है अनुप्रस्थ प्रकृति का। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है, ठीक है। पीएन संधि डायोड में जो विसरण धारा होती है आपकी अनुगमन धारा से अधिक होती है, क्यों, इसका कारण क्या है। यदि आपका पीएन संधि डायोड अगर अभिनत है तो आपकी विसरण धारा अधिक होगी। यदि आपका पीएन संधि डायोड पक्ष अभिनत है, ठीक है, तो आपकी विसरण धारा कम होगी। तो यानी इसमें आपसे कहा है विसरण धारा का वैल्यू अधिक है किससे अनुगमन धारा से। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, किस वजह से होगी, यदि संधि डायोड अगर अभिनत हो तो, ठीक है।
इसमें लिखा अनभिनत, अनभिनत का मतलब क्या है, वो किसी बैटरी से ही नहीं जुड़ा, इनमें से कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर क्या है इसका, पहला आंसर है। इसके बाद देखते हैं हमारा खंड व्यय, खंड है व्यय, क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लिखा एक मॉड्यूलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट और न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट है, तो मॉड्यूलन सूचकांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको ई मैक्सिमम दिया है 10 वोल्ट और ई मिनिमम दिया है 2 वोल्ट और आपसे पूछा एम ए, ठीक है, यानी मॉड्यूलन सूचकांक आपको बताना है। तो ये जो मॉड्यूलन सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स प्लस ई मिनिमम। यानी हम क्या करेंगे, ई मैक्स में से ई मिनिमम घटा देंगे और ई मैक्स प्लस ई मिनिमम करके जो भी आपका ऊपर घटा के आएगा उसको डिवाइड कर देंगे जोड़ने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ई मैक्स का वैल्यू था 10, ठीक है, ई मिनिमम का वैल्यू था 2 अपॉन 10 प्लस 2, तो टोटल ऊपर कितना बचेगा, 10 माइनस 2 8 और 10 प्लस 2 12, ठीक है। यदि इन्हें आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से यानी 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही ऑप्शन मतलब सही आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा 2/3, ठीक है, यही होगा मॉड्यूलन सूचकांक। इसके बाद है, इसमें लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, यानी वे उत्पन्न किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से आप उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं, इसे बोलते हैं स्रोत क्या है। तो आंसर में देखिए क्या लिखा है, त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। तो किस वजह से विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जब आवेश त्वरित अवस्था में होता है तो वो 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन कौन से, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसी वजह से आपकी कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, गए इसमें लिखा है चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राही का व्यंजक लिखिए। व्यंजक मतलब इसका सूत्र आपको लिख करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखते हैं धारा सुग्राही क्या होती है। इसमें लिखा है धारामापी की धारा सुग्राहिता उसमें प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यानी जब आप किसी धारामापी में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको रीडिंग देता है। रीडिंग कैसे देता है, सुई की जो कुंडली रहती है उसमें विक्षेप होता है। तो यानी जितनी भी आप वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो उसके सापेक्ष जो भी आपका विक्षेप होगा उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता, यानी विक्षेप बटा प्रवाहित वैद्युत धारा, ठीक है। तो यानी धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है, इसे लिखते हैं आई एस से। फॉर्मूला आता है फाई अपॉन आई। फाई क्या है, फाई है विक्षेप, आई क्या है कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है। अब जो आपका फाई यानी जो आपका लिखा है फाई अपॉन आई, इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है भाई, ये होता है एन ए बी अपॉन सी, ठीक है, एन ए बी अपॉन सी। एन क्या होता है, एन होता है कुंडली में तार के फेरों की संख्या, ए क्या होता है कुंडली का क्षेत्रफल और बी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और सी क्या होता है, सी होता है आपका मरोड़ दृढ़ता, क्या बोलते हैं इसे, मरोड़ दृढ़ता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें कहा है देहली आवर्ती तथा कार्यफलन में संबंध लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देहली आवर्ती और क्या पूछा है, कार्यफलन। तो कार्यफलन बराबर होता है h इंटू न्यू नोट, ठीक है। न्यू नोट क्या होता है आपका, ये जो न्यू नोट लिखा है न्यू नोट होता है देहली आवर्ती, ठीक है, ये क्या होता है देहली आवर्ती, ठीक है। और इसके बाद जो आपका W है ये क्या होता है कार्यफलन, ये किसके बराबर होता है, कार्यफलन के। तो इन दोनों में संबंध पूछा तो संबंध सूत्र क्या होगा, W बराबर h न्यू नोट। इसके बाद डे इसमें लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या ए नोट, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। यानी आपको पहली कक्षा की त्रिज्या दिया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ए नोट, तो पूछा है तो तीसरी कक्षा है उसके लिए त्रिज्या बताओ कितनी होगी। तो मूल कक्षा का मतलब क्या होता है, मूल कक्षा का मतलब होता है पहली कक्षा, ठीक है। तो यानी एन का वैल्यू आपको मिला है n1 या पहली कक्षा का वैल्यू कितना मिला है 1। उसके लिए जो आपको त्रिज्या है, त्रिज्या इसे क्या मानते हैं हम r1, इसका वैल्यू दिया है, त्रिज्या कितना दिया है ए नोट। ए नोट मतलब n1 कितना होगा पहले 1। और जो आपको फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए फॉर्मूला क्या होता है Rn, अनुक्रमानुपाती क्या होता है n²। यानी आप हाइड्रोजन की जिस भी कक्षा की त्रिज्या देख रहे हैं वो जो त्रिज्या है वो उसी कक्षा के वर्ग के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो अब हमें किसके लिए देखना है, तीसरी कक्षा के लिए। तो यानी n3 का वैल्यू कितना होगा 3 और R3 का वैल्यू हमें निकालना है। R1 का वैल्यू कितना दिया था, ये दे रखा आपको ए नोट, ठीक है। R3 के लिए हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशन के लिए इनको आपस में कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो हमने क्या करा, लिख दिया R1 अपॉन R2 बराबर क्या होगा n1² अपॉन n3²। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 अपॉन R3,
ठीक है, R3 मतलब तीसरी कक्षा के लिए, और बराबर N1 स्क्वायर अपॉन N3 स्क्वायर। ठीक है, N1 आपका कितना था 1 और N3 कितना था 3 और R1 का वैल्यू कितना था A0। ठीक है, अब इनका यदि हमने यहाँ पे वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9 यानी 9, तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो R3 बराबर कितना आ जाएगा 9A0। यानी जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी 3A0। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6, इसमें लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, इनके बीच पथांतर क्या होगा। ठीक है, तो इनके बीच में पथांतर बताना है कितना होगा। कलांतर के लिए आपको देखिए तरंगदैर्ध्य दिया है कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, कलांतर दिया है आपको 180 डिग्री, तो पथांतर यानी डेल्टा एक्स पूछा है। इसके लिए आपको देखिए सीधा सीधा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, आपको देखिए डेल्टा फाई यानी कलांतर का वैल्यू दिया था 180, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 180 और बटा कितना होगा 5000, क्योंकि लैम्बडा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम में दिया है। 180 से 180 कैंसिल। ठीक है, तो ये 5000 चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा इसके बेस में, तो यानी कितना आ गया 5000/2 और इधर क्या बच गया डेल्टा एक्स जो हमें निकालना है। तो 5000/2 कितना होगा 2500। ठीक है भाई, 5000 का आधा कितना होगा 2500, इससे अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 2500 बार। तो यानी आपका जो पथांतर है वो कितना हो जाएगा 2500 एंगस्ट्रॉम। यदि इसे मीटर में लिखना है तो क्या कर देंगे भाई 10⁻⁻10 से गुणा कर देंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला खंड है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के अभी तक फ़िलहाल। तो इसमें लिखा है के में किसी निकाय में 2 आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम क्रमशः 2 बिंदुओं कैपिटल A -2 मिलीमीटर 0 तथा B +2 मिलीमीटर 0 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने क्या कर लिया, एक ये बना लिया। ठीक है, ये है आपका एक्स अक्ष इस तरीके से और ये है वाई अक्ष। एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। इस पर कहा है जो बिंदु आपका जो आपका QA आवेश है वो रखा है -2 mm 0 पर। माइनस का मतलब क्या है एक्स अक्ष पर माइनस वाली दिशा में, वो पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ए पॉइंट। और जो आपका ये QB आवेश रखा था ये कैसा था माइनस का, और ये कहाँ रखा था 2 mm और 0 यानी y भी आपका 0 है, z भी आपका 0 है। इधर इसी प्रकार यहाँ भी y भी 0 है और z भी 0 है। x कितना है -2, यहाँ भी x कितना है +2, तो हमने यहाँ पे रख दिया +2 यानी x अक्ष की ये वाली दिशा होती है पॉजिटिव और ये वाली दिशा होती है नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस में रख दिया। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 मिलीमीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 2 मिलीमीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी क्योंकि 2 और 2 4 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका कैसा चार्ज है नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, और दोनों का वैल्यू क्या है बराबर। जब आपका आवेश का वैल्यू बराबर होता है और एक प्लस का होता है और एक माइनस का, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसमें दोनों आवेश की जो बीच की दूरी होती है उसे किससे लिखते हैं 12 से। तो यानी 12 बराबर आपका कितना हो गया 4 मिलीमीटर। ठीक है, और आवेश का वैल्यू कितना हो गया आपका 1.5 माइक्रोकुलाम। तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला सीधा सीधा सा क्या होता है भाई, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला था आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। तो आवेश कितना था आपका, आवेश था 1.5 माइक्रोकुलाम। अब आप सोच रहे हो कि माइनस क्यों नहीं लिखा, यहाँ हम माइनस नहीं लिखना ना प्लस लिखना। ठीक है, केवल आवेश का जो परिमाण है वही लिखना है, और गुणा उनके बीच की दूरी कितनी थी 4 मिलीमीटर। ठीक है, जो माइक्रोकुलाम था इसे कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से कर दिया गुणा, ये मिलीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻3 से कर दिया गुणा। ठीक है, अब इनके आपस में गुणा कर देंगे, 15 चौका कितना होगा 60, 2 वाला हो जाएगा कितना 1 अंक बाद। ठीक है, और गुणा 10⁻6 और -3 जुड़ के कितनी हो जाएगी 10⁻9। मात्रा क्या होगा इसका कुलाम मीटर। ठीक है, मात्रा क्या होगा कुलाम मीटर। अब जो दिशा है आपको दिशा पता होनी चाहिए। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है तो वो होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, तो माइनस आवेश कहाँ रखा था बी पे, प्लस आवेश कहाँ रखा था ए पे, तो इसकी दिशा क्या होगी माइनस से प्लस की ओर यानी बी से ए की ओर होगी। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6, इसमें कहा एक द्विक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुणा है, उस स्थान पर नतिकोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यानी नतिकोण का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो देखिए नतिकोण का वैल्यू हमें बताना है, ये लाइन
नहीं है यहाँ, ठीक है। नतिकोण का वैल्यू कैसे निकल लेंगे हम, हमें जो ऊर्ध्वाधर घटक दिया है वो क्षेत्रीय घटक का कितना दिया है, √3। ऊर्ध्वाधर घटक को लिखते हैं हम v से, क्षेत्रीय घटक को लिखते हैं हम h से, ठीक है। तो यानी v बराबर कितना आ गया, √3 × h। अब आपको नतिकोण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नतिकोण का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर tan इनवर्स v/h, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना दिया था आपको, v का वैल्यू आ गया था √3h, तो हमने लिख दिया यहाँ पे √3h और बटा h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, √3 यानी tan इनवर्स √3। तो √3 tan में किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, ठीक है। तुलना करने पे tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यानी नतिकोण का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु किससे लिखते हैं, t½ से, जो कितना दिया है, 10 दिन है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें इसका 75% भाग विघटित हो जाए। विघटित हो जाएगा मतलब यानी इतना भाग जो है इसका विघटित भाग, वो तो इतना भाग तो हो गया नष्ट, तो बचा कितना, हमने मान लिया टोटल कितना था 100%। 100 में से आप 75 घटा दो तो कितना बच गया आपके पास बच गया 25%। तो जो बचे हुए पदार्थ की मात्रा होती है उसका फार्मूला क्या होता है, शेष पदार्थ की मात्रा बराबर प्रारंभिक और इंटू 1/, क्या होता है, 2n, ठीक है। तो इसमें कहा है जो आपका विघटित पदार्थ है वो है 75%, यानी इतना तो आपका पदार्थ विघटित हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, हमें देखना है बचा कितना। तो बचा कितना भाई, 100 में से घटा देंगे, 100 में से आपका घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी 25% आपका बच गया। यानी n जो आपका बचा है वो प्रारंभ का कितना बच गया, केवल 25%। n नोट का मतलब क्या है, प्रारंभ में पदार्थ की मात्रा, n का मतलब है शेष बचे हुए पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो यानी जो आपका पदार्थ का वैल्यू बचा है वो कितना बचा है, प्रारंभ का केवल 25% बचा है, जो हमने लिख दिया। तो हमने क्या करा, n/n0 कर लिया, यानी n0 को लिया है हम n के बेस में, इधर क्या बच गया 25%। इसे हमने क्या करा, परसेंटेज हटा दिया और नीचे लिख दिया 100, 25 से काट दिया, कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो कितना आ गया, जो आ गया आपका 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू n/n0 बराबर 1/2, ठीक है। अब इसकी हम तुलना कर दें इस वाले समीकरण से। समीकरण क्या होती है, n/n0 बराबर 1/2n, ठीक है। यानी देखिए यदि आप इन दोनों की तुलना करोगे तो इन दोनों की तुलना में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वैल्यू सेम है। यहाँ पर क्या लिखा ऊपर, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है n, यानी n की जगह n का वैल्यू क्या है यहाँ 2। तो यहाँ से तुलना करने से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब आपको अर्धायुकाल और टोटल समय के बीच में संबंध सूत्र पता होना चाहिए। संबंध सूत्र होता है कुल समय बराबर n × अर्धायुकाल, ठीक है। n कितना था आपका 2, अर्धायुकाल कितना दे रखा था 10, 10 की गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और जो आपको t यानी अर्धायुकाल जो दिया था आपको वो किस में देता है, दिन में, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे हम, दिन, ठीक है। मात्रा क्या होगा इसका, दिन। यदि घंटे में देते तो घंटे, यदि वर्ष में देते तो वर्ष, ठीक है। तो यानी आपका जो कुल समय होगा वो कितना आ जाएगा भाई, t बराबर 20 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कहा है नैंड गेट का प्रतीक एवं सत्यता सारणी दिखाइए। यानी आपको नैंड गेट का इसमें क्या दिखाना है, प्रतीक दिखाना है और सत्यता सारणी भी दिखानी है। तो उससे पहले हम देखते हैं नैंड गेट होता क्या है भाई। नैंड गेट के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, यह गेट एंड गेट तथा नोट गेट को जोड़ने पर बनता है। ये कैसे बनाता है, कैसे बनाया जाता है, ये एंड गेट के आगे क्या जोड़ देते हैं हम, नोट गेट, ठीक है। तो एंड गेट के आगे यदि हम क्या जोड़ देते हैं, नोट गेट, तो कौन सा गेट बनता है, नैंड गेट। इसमें एंड गेट के निर्गत में नोट गेट के निवेशी जोड़ देते हैं, निवेशी को जोड़ देते हैं। इस प्रकार बने गेट को नैंड गेट कहते हैं। यानी ये है आपका नैंड गेट। अब देख लो ध्यान से भाई, ये है आपका नैंड गेट इतना, ठीक है। इसका ये है निर्गत, इसके निर्गत में ये था आपका यहाँ से लेके यहाँ तक नोट गेट, इसका निवेशी जोड़ दिया हमने नोट गेट का। तो ये पूरा का पूरा जो गेट बना, ये पूरा का पूरा गेट कौन सा बन गया, नैंड गेट। तो नैंड गेट कैसा बनता है, एंड गेट के निर्गत में नोट गेट का निवेशी जोड़ने से क्या बन जाता है आपका, नैंड गेट। तो इसमें पूछा था हमसे प्रतीक, तो प्रतीक एक तो ये है प्रतीक, ठीक है। यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो इसका दूसरा प्रतीक ये है, ठीक है, इसे बना सकते हैं। यानी इसका जो ये नोट है, ये नोट यहाँ पे लगा देंगे हम एंड गेट के आगे, तो ये कौन सा बन जाता है आपका, नैंड गेट, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, दो तो होते हैं निवेशी, इन्हें बोलते हैं निवेशी, ठीक है, और एक होता है निर्गत, ठीक है। और इसे कैसे पढ़ते हैं हम, इसे पढ़ते हैं ए एंड बी। ये कैसा गेट था, एंड गेट, तो इनके बीच में हम कैसे पढ़ेंगे, ए एंड बी इक्वल्स वाई डैश, ठीक है। यहाँ कैसे पढ़ेंगे, ए एंड बी नॉट इक्वल्स वाई। ये जो बार है इसका मतलब है ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है भाई, बीच का तो ये खत्म। यदि से आप पूरे हिस्से को हटा देंगे, ये वाला
इसका जो आगे का गोला है यदि यहाँ पे लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट, यानी बीच का हिस्सा यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, निवेशी ए एंड बी और निर्गत क्या था यहाँ पे, निर्गत वाई इक्वल्स ए एंड बी, इसे बोलते हैं हम नेविगेशन या बार। अब इसमें हमसे पूछा था सत्यता सारणी, ठीक है, तो हमने इसका बुलियन व्यंजक भी देख लिया। इसे क्या बोलते हैं हम, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक क्या था इसका, ए एंड बी नॉट इक्वल्स वाई, ऐसे पढ़ते हैं ए एंड बी, ए लिखा नेगेटेड, नेगेटेड भी बोलते हैं नेविगेशन, ठीक है, नेगेटेड इक्वल्स वाई। सत्यता सारणी क्या होती है इसकी, देखिए सत्यता सारणी आपको पहले एंड गेट की पता होना चाहिए। यानी एंड गेट के लिए हम ए का वैल्यू यानी निवेशी सिग्नल ए को हम लेते हैं 0 और बी को भी लेते हैं 0। तो हमें जो वाई डैश था हमारा, वाई डैश कौन सा भाई, वाई डैश देखिए ये वाला, तो ये वाला था हमारा वाई डैश, ये वाला जो वाई डैश है ये वाला हमें मिलता है 0, ठीक है। तो जो आपका नॉट गेट है वो 0 को कर देगा 1 और 1 को कर देगा 0, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसमें उल्टा उल्टा सिस्टम होता है ना, नोट का मतलब इसके इक्वल नहीं होगा, जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल नहीं होगा, उससे उलट होगा। तो यानी आपका निवेशी 0 लेने पे ए और बी भी 0 लेने पे तो आपको वाई डैश मिलेगा कितना, 0। तो ये क्या कर देगा, नैंड गेट इसे 1 कर देगा। इसी प्रकार से यदि आप ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 0 लोगे तो आपको वाई डैश कितना मिलना चाहिए, 0, परंतु ये जो नैंड गेट है इसे भी क्या कर देगा 1। इसी प्रकार से अब क्या हमने क्या करा, ए को ले लिया 0 और बी को ले लिया हमने 1, तो आपका वाई डैश फिर से क्या मिलना चाहिए था, 0, परंतु इसे जो निर्गत सिग्नल है नैंड गेट यदि होगा तो किस में बदल देगा, 1 में। यदि हम दोनों को 1 1 लेंगे तो आपका वाई डैश क्या मिलता है 1, तो ये क्या कर देता है इसे 0, ठीक है, नैंड गेट 0 यानी उल्टा उल्टा करता है। तो ये क्या है इसकी सत्यता सारणी। यदि आप ये कोई इसे सत्यता सारणी लिखनी है तो इसमें आप देखिए एक काम कर सकते हैं, कौन सा, कि आप ये बीच वाला हिस्सा इसका हटा भी सकते हैं। कौन सा वाला भाई, वाई डैश वाला, ये वाला इतना हिस्सा हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये वैसे अच्छा तरीका नहीं है, यदि आप सारा लिखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए तो अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। ये 2 चीज़ पूछी थी हमसे, प्रतीक पूछा था और सत्यता सारणी पूछी थी। सत्यता सारणी ये है इसकी और इसके प्रतीक ये देख, जोन सा भी आपको अच्छा लगे वही आप इसका प्रतीक बना सकते हो, ठीक है। ये है इसके दोनों प्रतीक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा है, इसमें लिखा है दर्शाए कि दिया गया परिपथ और गेट की तरह व्यवहार करता है। यानी ये जो आपको परिपथ दे रखा है ये वाला, ये बताना है कि ये और गेट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं और गेट होता क्या है। यदि इसकी सत्यता सारणी, इस वाले गेट की यदि सत्यता सारणी इस और गेट की सत्यता सारणी के बराबर आती है तो मतलब ये क्या है, और गेट है, अदरवाइज ये और गेट नहीं है। इन्होंने कहा हमें दिखाना है कि और गेट ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि और गेट होता क्या है। तो देखिए और गेट में भी 2 तो होते हैं निवेशी, एक होता है निर्गत, ठीक है, एक होता है निर्गत। और इसकी सत्यता सारणी कैसी होती है, इसकी सत्यता सारणी देखिए, इसमें यदि आप ए को 0 और बी को 0 लेते हो तो आपको वाई जो है निर्गत ये कैसा मिलता है, 0। यदि आप ए को 0 लोगे और बी को 1 लोगे तो वाई कैसा मिलेगा, 1। यदि आप ए को 1 लेके और बी को 0 लोगे तो वाई कैसा मिलेगा, 1। यदि आप दोनों को 1 लोगे तो भी वाई कैसे मिलेगा, 1। यानी अब जो आपको गेट दिया है ऊपर, यदि इसकी सत्यता सारणी ऊपर वाले गेट की यदि सत्यता सारणी इस और गेट की सत्यता सारणी के बराबर आती है तो मतलब ये और गेट है, अदरवाइज ये और गेट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इस गेट को समझते हैं। देखिए इस गेट में कौन कौन से गेट आपस में ऐड कर रखे हैं। इस गेट में देखिए 2 प्रकार के गेट जुड़ रहे हैं। एक ये गेट है आपका, ऐसा बोलते हैं हम नोर गेट, ठीक है। और नोर गेट के आगे कौन सा गेट लगा रखा, नोट गेट। तो यहाँ से कौन सा गेट है आपका, नोर गेट, और कौन सा है, नोट गेट। तो यहाँ पे जो आपका मान लिया हमने ये वाला जो आपको मिलेगा वो नोर गेट से आगे ये मान लिया हमने क्या है, y1, ठीक है। ये कौन सा मिला आपको, ये कौन सा मिला, निर्गत, नेट y। तो यानी जो आपका नोर गेट होता है, नोर गेट में जो y1 होता है, y1 वो a और b के नेगेटेड के क्या होता है, बराबर, ठीक है। यानी y1 क्या होगा आपका, a और b के नेगेटेड के बराबर होगा। और जो आपका ये होगा निर्गत, ये वाला y, ये भी क्या कर देगा, नोट गेट है, यानी इसके ऊपर एक नेगेटेड और आ जाएगा। नेगेटेड नेगेटेड एक दूसरे कर दें क्या, कैंसिल, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं जो y है आपका वो y1 के क्या होगा, नेगेटेड के बराबर। और y1 क्या था आपका, y1 था a और b नेगेटेड, और इसके ऊपर एक और नेगेटेड, जो नेगेटेड नेगेटेड एक दूसरे से कैंसिल होगा, क्या बच जाए केवल a एंड b, ठीक है। अब देखते हैं इसकी सत्यता सारणी। इसकी सत्यता सारणी देखते हैं भाई।
देखिए सत्य सारणी में यदि आप ए और बी को लेंगे 0 तो आपका नॉर गेट था, ठीक है। और गेट में क्या आता है, ए और बी को 0 लेने पर 0 ही, परंतु नॉर गेट में क्या आना चाहिए 1, क्योंकि इसका उल्टा कर देगा, ठीक है। अब यदि हम ए को लेंगे 1 और बी को लेंगे 0 तो वाई आपका क्या मिलेगा 0, ठीक है। और यदि आप ए को 0 लोगे और बी को 1 लोगे तो वाई 1 कैसे मिलेगा 0। देखिए यहाँ पे सब जगह 1 1 मिल रहा था, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 1 होगा ये जो आपका नॉर गेट है इसे उल्टा कर देगा, ठीक है। जहाँ 1 नहीं है वहाँ तो 1 कर देगा और जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देगा। यहाँ पे क्या था 1 1 तो और गेट के हिसाब से क्या आना चाहिए था 1, परंतु नॉर गेट के हिसाब से क्या होगा भाई, नॉर गेट के हिसाब से 0। अब ये जो है ये सारी चीज़ें, ये जो आपकी y1 वैल्यू आई, ये जो पूरी की पूरी y1 वैल्यू आई, ये जो इधर जुड़ा था आपका बाद में गेट नोट गेट, तो नोट गेट का मतलब जो भी आपको y1 मिलेगा, ये जो नोट गेट है ये क्या कर देगा इसका उल्टा, क्योंकि इस पर क्या आता है नेगेटेड, यानी यहाँ पे आपको y1 मिला 1 तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, यहाँ पे क्या मिला 0 तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिला 0 तो ये क्या कर देगा 1, यहाँ पे क्या मिला 0 तो ये क्या कर देगा 1, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें नेट जो आपको मिला, नेट आपको मिला 0 1 1 1, ठीक है। यहाँ भी जो आपका और गेट था, और गेट में भी आपको नेट क्या मिल रहा था भाई, नेट जो मिल रहा था आपको 0 1 1 1, यहाँ भी क्या मिला 0 1 1 1, ठीक है। यानी आपका निर्गत और गेट का और जो आपको ये गेट दिया था इसका निर्गत क्या है बराबर है। और यहाँ भी आपने एक बार क्या लिया शुरू में 0 0, ठीक है, ये ले रखा 0 0, और एक बार क्या लिया था 0 1, ये ले रखा 0 1, ठीक है। एक बार क्या लिया था 1 0, ये ले रखा 1 0, एक बार 1 1 तो ये ले रखा 1 1, ठीक है। यानी हमारे जो निवेशी थे वे हमने इसी प्रकार से लिए जिस प्रकार से और गेट में लिए गए थे। निर्गत भी हमें जो नेट मिला वो और गेट के जैसे ही मिला। तो मतलब जो हमें गेट दे रखा है ये वाला, ये वही है चित्र, ठीक है। जो हमें गेट दे रखा है ये वाला गेट किसकी तरह व्यवहार करेगा, और गेट की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, हमें सत्यता सारणी से ही पता चलेगा, ठीक है। ये हमारे पूरे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होगी, ठीक है भाई। इससे बाद में अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन से आगे। अब तक हमने देखो 2 नंबर के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, 1 के और 2 नंबर के, टोटल जितने भी थे क्वेश्चन सारे के सारे कवर कर लिए। इससे बाद में जो हम पढ़ेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो इसमें आज के लिए इतना ही। यदि आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।